देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी से बदल जाएगा ये नियम। पेंशन निकालना होगा आसान। पेंशनर्स रूल्स। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। ईपीएस पेंशनर्स रूल्स। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं। बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे। पेंशन मंत्री ने कहा, सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी राहत। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली CITS 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन लाएगी। पेंशन सिस्टम में होगा बदलाव। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपये मासिक पेंशन। 8 करोड़ लोगों को हो सकता है फायदा। ईपीएस पेंशन ईपीएफओ ईपीएस पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र के लिए भी पेंशन सुधार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत वर्तमान में केवल 1,450 रुपये औसत मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की थी। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने EPFO के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NAC ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। बता दें, बीते अगस्त महीने की शुरुआत में EPS 95 NAC के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति का मांगों को पूरा करती है कि EPFO से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। EPS पेंशनर्स के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि EPS सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन। जाने EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर? EPFO पेंशन रूल्स। EPFO एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्प्लॉय का EPFO में अकाउंट होता है। पेंशन फॉर EPF मेंबर्स। भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करने वालों को EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक सुरक्षा देती है। इसके तहत प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे बेनिफिट दिए जाते हैं। EPFO एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है। EPF पेंशन के बारे में जान ले सब कुछ। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्प्लॉय का EPFO में अकाउंट होता है, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने जमा होता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी के ओर से हर महीने किया जाता है। कंपनी हर महीने जो कंट्रीब्यूशन करती है उसमें 8.33% हिस्सा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसे पेंशन फंड कहते हैं, उसमें जमा होता है और 3.67% हिस्सा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी EPF में जाता है। नौकरी छोड़ने के बाद रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को EPFO पेंशन देता है। कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। EPF अकाउंट रखने वालों को EPFO कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का फायदा देता है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है। किसे मिलेगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का लाभ? कर्मचारी पेंशन योजना,
एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है। वह ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए। उसने 10 साल की सर्विस पूरी की हो। उसकी उम्र 58 साल हो गई हो। वह 50 साल की आयु पूरी करने के बाद भी कम दर रिड्यूस्ड रेट पर अपना ईपीएस निकाल सकता है। वह अपनी पेंशन को 2 साल 60 वर्ष की आयु तक के लिए स्थगित भी कर सकता है, जिसके बाद उसे हर साल के लिए 4% की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी। जिन सदस्यों ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में योगदान दिया होता है, उन्हें पेंशन के माध्यम से लगातार आय मिलेगी। ईपीएस 95 के तहत पेंशन के प्रकार, ईपीएफओ पेंशन स्कीम टाइप्स। ईपीएफओ ने पेंशन को कई कैटेगरी में बांटा है। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और ईपीएफओ मेंबर हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट पेंशन, सुपरएन्युएशन पेंशन। अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा समय तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करता है और वह 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायर हो जाता है, तो उसे सुपरन्यूएशन पेंशन यानी रिटायरमेंट पेंशन का बेनिफिट मिलता है। पेंशन कितनी बनेगी ये उसके पेंशन फंड में किए कुल योगदान पर निर्भर करता है। अर्ली पेंशन। आमतौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और वह 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, तो 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है। विकलांग पेंशन, डिसेबलमेंट पेंशन। ईपीएस 95 के तहत विकलांग पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी सर्विस के दौरान स्थायी तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे सदस्यों के लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती। अगर किसी मेंबर ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है, तो वह इस पेंशन का हकदार होता है। विधवा या बाल पेंशन, विडो एंड चिल्ड्रन पेंशन। यदि किसी ईपीएफओ मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ईपीएफओ उसके पार्टनर को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईपीएफओ मेंबर के जीवन साथी को हर महीने पेंशन देती है। इसके अलावा ईपीएस 95 के तहत उसके 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई और परवरिश बेहतर तरह से हो सके। अनाथ पेंशन, ऑर्फन पेंशन। अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उसके जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे अनाथ पेंशन के हकदार होते हैं। लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र का होने तक ही मिलती है। नॉमिनी पेंशन। कमेंस। अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की पत्नी या बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर वह जिसे नॉमिनी बनाकर जाता है उसे पेंशन दी जाती है। जैसे अगर उसने अपने माता पिता को नॉमिनी बनाया है, तो उसकी मृत्यु के बाद दोनों को आधी आधी पेंशन दी जाती है। अगर उसने किसी एक को ही नॉमिनी बनाया है, तो पूरी पेंशन उस नॉमिनी को दी जाती है।